हेलो बच्चों, पेश हैं आपके सामने लेकर कक्षा 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिन्हें अगर आज रात में आप पढ़ लेते हैं तो पक्का ही आपको 60 नंबर से तो ऊपर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इनको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को कृपया करके पूरा देखिएगा। ठीक है, ये ना बाद में कहिएगा कि क्वेश्चन नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, भले ही थोड़ा थोड़ा करके देखो, लेकिन वीडियो जरूर पूरा देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। मुख्य फोकस क्या होता है? तो जैसे अवतल दर्पण एक हम कोई बना लें, ये अवतल दर्पण एक कोई बना लें और ये इसका मुख्य अक्ष है। इसके बाद यहाँ पे जो किरणें आएंगी, आने के बाद यहाँ पे जो आती हैं, जैसे किरणें यहाँ पे आ रही हैं यहाँ से, ठीक है, तो आने के बाद जहाँ पे ये अवतरित होती, ये परिवर्तित होती है, यहाँ से परावर्तन हुआ और यहाँ पे आपतित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बिंदु बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपतित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2। R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। या R बराबर 2F, ये जरूर पूछा जाता है, बहुविकल्पीय में भी हर बार पूछा जाता है, तो आपको इससे पढ़ के ही जाना है। ठीक है, R बराबर 2F, R बराबर 2F, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अगला है वाहनों में उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है? वाहन जो होते हैं, वाहन में उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है, यह सदैव सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, ये सदैव छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। मतलब कि जो जब हम गाड़ियों में बैठे होते हैं तो देखते हैं कि उनमें वो शीशा लगा रहता है। ठीक है, जो पीछे वाले आने वाले वाहनों को दिखाता है, तो उसमें कौन सा लेंस वो शीशा लगा रहता है? उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, ये क्यों लगाया जाता है? ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये हमेशा सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगला पूछ रहा है अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ठीक, क्या होता है? कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे तो वस्तु की दूरी कितनी है? -10 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण है, वो अवतल दर्पण है, इसलिए हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लेंगे हम, सॉरी, यहाँ पे माइनस कर लेंगे। अब इसके बाद कह रहा है जो 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि m बराबर कितना? 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है? हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है? माइनस का v/u। तो माइनस का v/u हो गया। तो m की वैल्यू कितनी थी? कितना गुना था? 3 गुना माइनस का। अब माइनस का v और यहाँ पर क्या था? u का जब माइनस रखेंगे -10 हो जाएगा। ठीक है, जब -10 होगा तो आपको पता है जब -3 और -10 का गुणा करेंगे तो प्लस का 30 आएगा। ठीक है, और इसके बाद v माइनस का है और यहाँ पे 30 है, तो ये v का चिन्ह, जो माइनस का चिन्ह है, जो इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। और वस्तु कैसी होगी? सामने होगी। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। अब अगला पूछ रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब अगला आ रहा है डायोप्टर की परिभाषा करें। डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर लेंस की क्षमता को डायोप्टर से नापते हैं। किससे नापते हैं? लेंस की जो क्षमता होती है उसे हम डायोप्टर से नापते हैं। तो लेंस की क्षमता की जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, अगर उसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी जो क्षमता होगी 1 डायोप्टर बराबर 1/मीटर ये होगी। ठीक है, अगला पूछ रहा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता अवतल दर्पण में कितनी होगी? तो हम जानते हैं 2 मीटर फोकस दूरी कितना दे रहा है? 2 मीटर, माइनस का 2 मीटर अवतल है, इसलिए माइनस लगाया। तो P बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक है, P बराबर मतलब कि ये क्षमता बराबर होती है, लेंस की क्षमता होती है 1/f होती है, मतलब फोकस दूरी के उल्टा होती है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे कितना आएगा? 0.5 माइनस के। ठीक है, यही आंसर आएगा इसका। अगले से देखते हैं। अगला है समंजन क्षमता क्या है? समंजन क्षमता क्या है? तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा प्रकाश में रहते हैं और इसके बाद
अचानक से किस में जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है। या हम क्या करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा उसमें अंधेरे में रहते हैं और जब एकाएक प्रकाश में आते हैं तो हमें सामने दिखाई नहीं देता। तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमें सामने दृश्य दिखाने लगता है। तो क्या उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं, जो नेत्र में होती है कि वह अपने आप से जितनी भी हमें फोकस दूरी की ज़रूरत है उसको अपने आप से बना लेती है। ठीक है, तो उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकती है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, यानी कि नेत्र द्वारा स्वयं फोकस दूरी की घटा बढ़ा लेने की क्षमता को हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इसमें आप देख लीजिएगा रेटिना वगैरह ये और नेत्र लेंस नेत्र का चित्र बनाना सीख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, मैंने इसमें दिया नहीं है, आप कृपया करके कुछ देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब वीडियो को पूरा जरूर देखना, अभी जाना नहीं कहीं। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला पूछ रहा है, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी क्या है। स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब ये वाला जो है मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड की है। आप अगर ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर चेक कर लीजिएगा उस वीडियो को। तो अब उसमें मैंने पूरा मॉडल पेपर बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारों से आने वाला जो प्रकाश होता है, जो तारों से आने वाला जो प्रकाश होता है वो क्या होता है कि जब प्रकाश आ रहा होता है तो वायुमंडल में बहुत सारे कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है कि वो टकराता है और टकराने के बाद क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो वही जो परिवर्तन के कारण जो हमें नेत्रों में उसका प्रकाश आता है वो मतलब कि एक अपवर्तन के कारण जो भी प्रकाश आता है हमारे उसमें, तो हमें ऐसा लगता है कि वो तारे टिमटिमा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब वो आता है तो वो कणों से टकराता है और उसके बाद जो उनका अपवर्तनांक होता है वो सघन होता जाता है, मतलब ज़्यादा होता जाता है। तो जब भी वो कम अपवर्तनांक वाले से ज़्यादा अपवर्तनांक वाले में आता है तो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है, तारों से आने वाले जो प्रकाश का अपवर्तन के कारण भिन्न भिन्न अपवर्तनांकों से गुजरना पड़ता है, जिस कारण से तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको इसको लिख दीजिएगा। अगला पूछ रहा है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्त तब यानी कि लाल क्यों दिखाई देता है। जब आपने देखा होगा कि जब सूर्य उदय होता है, ठीक है, सूर्य जब उदय होता है तो क्या होता है कि वो एकदम से लाल दिखाई देता है। और इसी तरह से जब सूर्य डूबता है तो भी लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसमें जो कम तरंग दैर्ध्य वाले जो प्रकाश के गुण होते हैं, मतलब प्रकाश में मेरे कई 7 रंग होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, 7 तरह के रंग होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब सूर्य हमारा उग रहा होता है तो उसे बहुत ही मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जब क्षितिज पे होता है, मतलब कि जो जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ से अगर सूर्य निकल रहा है तो ये इस यहाँ पे इसकी जो होती है परत बहुत ही ज़्यादा घनी होती है, यानी कि इसकी परत जो होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो यहाँ से गुजरना पड़ता है उस प्रकाश को। इसमें क्या होता है, जो कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें होती हैं, जो कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, एक यहाँ यहाँ वहाँ फैल जाती हैं, जिस वजह से वो और दूसरा रंग नहीं दिखाई देता। और जो जिनकी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अन्य सभी रंगों से तो वो फैल नहीं पाता है, जिस कारण से हमें केवल वहाँ पे लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, इस वजह से हमें सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। ठीक है, ये लिखा है, सूर्य से आने वाला प्रकाश को मोटी परतों से गुजरना पड़ता है तथा नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का भाग कणों द्वारा फैल जाता है तथा लाल रंग का कम भाग के कारण, ठीक है, लाल रंग कम फैलता है। इस वजह से हमारा सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया। अब यही अगर सूर्य अस्त के समय पूछे तो आपको यही लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, अगला पूछ रहा है, विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ क्या है, तो परिपथ को आप जानते हैं कि परिपथ का मतलब होता है कि कहीं से जाने वाला रास्ता, किसी चीज़ के जाने वाला रास्ता, मतलब जहाँ पर हम जिस चलते हैं तो उसको भी हम पथ बोलते हैं, यानी परिपथ बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जहाँ से विद्युत जाती है, क्या जाती है, लाइट, जहाँ से लाइट
एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये उसका लाइट का परिपथ है, ठीक है, यानी कि विद्युत का परिपथ है, यानी कि किसी विद्युत धारा के सतत प्रवाह के मार्ग को परिपथ कहते हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ से लाइट जाती है, जिस मार्ग से जा रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। यानी कि देखो ए बिंदु में है और बी बिंदु में भेजना है, तो हम यहाँ से यहाँ तक जो ये है इसको हम क्या कहते हैं, परिपथ बोलते हैं, जिस हम अपने रास्ते को रास्ता बोलते हैं, इसको हम परिपथ बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान देना कि परिपथ में वह परिपथ काम नहीं करता जिसमें बीच में ब्रेक लगा दिया जगह, यानी कि स्विच वगैरह या टूट गया हो उसे हम परिपथ नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो मतलब परिपथ ब्रेक हो गया, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। कितना होता है, एम्पियर होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा हो तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा है, इसे जरूर से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा ही जाता है, भविकल्प में पूछा जा सकता है, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो अगर किसी भी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा हो तो हम उसे कहते हैं कि वो 1 एम्पियर, यानी कि धारा क्या है, धारा क्या है कि आवेश, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते, धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, कूलम हो, तो वो 1 कूलम उसको मतलब कूलम होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो अगर 1 कूलम आवेश जो है किसी परिपथ से गुजर रहा है 1 सेकंड में, तो हम उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहेंगे। 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकंड, यानी कि क्या होता है, कूलम प्रति सेकंड, ठीक है। ये हो गया। अगला कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम होता है, ठीक है। 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम, ठीक। ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 13वें नंबर का, 14वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। क्या लिखा है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो आप जान रहे कि प्रतिरोध, देखो रोध का मतलब है रुकावट, ठीक है। रोध का मतलब है रुकावट, यानी कि किसी भी के मार्ग में भी किसी तरह की रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत के उसमें, तो प्रतिरोध क्या है, विद्युत के प्रवाह को रोकने वाली यानी कि बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये प्रतिरोध जो होता है अपने क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम आर से लिखते हैं, किससे, कैपिटल आर से लिखते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम। अब ओम क्यों होता है, क्योंकि ओम ने इसको खोजा था, इसलिए हम इसका ओम का ओम कहते हैं। इसमें क्या है, एक ओम का नियम भी बनाया गया है। तो चलो ओम का नियम देख लेते क्या होता है। ओम का नियम कह रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है, भौतिक अवस्था का मतलब यह होता है कि अगर कि उसमें किसी तरह की लंबाई में परिवर्तन ना किया गया हो उसकी किसी भी तरह की मतलब कि टेम्परेचर में परिवर्तन ना किया गया हो, तो जो ओम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया गया हो तो उसकी जो बहने वाली धारा होती है, यानी कि जो उसमें लगाया गया विभवांतर होता है, वो बहने वाली करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, यही हमारा ओम का नियम कहता है, ठीक है। यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि I, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह यानी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो उसकी जगह था एक नियतांक आता है। क्या आता है, नियतांक। ये क्या है, नियतांक है, नियतांक है। और इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर, ये आ गया आंसर आपका। यही आपका ओम का नियम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है प्रतिरोधों को समांतर एवं श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है। यानी कि अब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं उसको मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ देखिए 2 प्रतिरोध लगे हैं R1 R2 और इनको जो है समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब इनमें तुल्य अगर प्रतिरोध निकालना है तो वो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और श्रेणी क्रम के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इन सभी का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। क्या होगा, ओम होगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से ओम होगा। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ये, ठीक है। अगला आ रहा है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति यानी कि विद्युत ऊर्जा क्या है, तो विद्युत जो शक्ति होती है P बराबर जो होता है W/T, ठीक है, W/T, P बराबर VI, विभवांतर
वोल्ट प्रति विभव, इसका मात्रक जो होता है वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, ये P बराबर W/T। ठीक है, अगला पूछ रहा है, इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, मतलब मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया, और आप और भी ज़्यादा अपने से लगा लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे 6 ओम और ये 6 ओम, ये किस में कनेक्टेड है? अभी मैंने ऊपर यहाँ पे दिखाया है, देखिए इस तरह कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे आपको कोई भी बिंदु हो सकता है। यहाँ पे मान लो P मैंने A मान लिया, यहाँ B मान लिया, यहाँ पे C मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे A से B तक में 8 प्रतिरोध लगा है, यहाँ से यहाँ तक लगा है। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, ये आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किसमें? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और समांतर क्रम में जुड़े हैं तो हमने उसका तुल्य प्रतिरोध निकालना सिखाया है आपको, 1/r से निकालते हैं। देखिए मैंने उसी तरह निकाला है, जिसमें R1 मैंने मान लिया है और इसको मैंने निकाला तो कितना है, 1/3 आया, यानी कि R1 का मान आ गया 3 ओम। ठीक है, मैंने इसको उल्टा कर दिया, R1/R1 आ रहा था 1/3, तो जब मैं इसको उल्टा करूँगा तो R1 बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो R1 का मान 3 आ गया। अब देखिए, अब इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। किस तरह का बनेगा? यहाँ आए, इसके बाद यहाँ कितना आया, इनका टोटल आया 3 ओम। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 6 ओम। अब देखिए ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में आ गए ना, श्रेणी क्रम में। तो इनको जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 + 6 यानी कि 9 ओम हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक मैं पढ़ने के लिए दे रहा हूँ आपको, बाएं हाथ अंगूठे के दाएं अंगूठे वाले नियम लगाते हैं। ठीक है, एक इस तरह का तो होता है ना, आपको वो वाला पढ़ के आना है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब अगला दिया है इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगर हम अपने बाएं हाथ को कुछ इस तरह रखें कि जो ये वाली उंगली है, ये वाली उंगली, ठीक है, आप देखिए, पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह, ये और ये, यानी कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर हो। यानी कि यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बन रहा हो, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बना है, और यहाँ पर भी 90, मतलब तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे 90 अंश का कोण बना है। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत खड़ी हों। तो जो ये पहली वाली होती है, ये वाली, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये जो होगी चुंबकीय धारा को दिखाएगी। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और ये चुंबकीय धारा को। तो ये जो अंगूठा होगा, ये हमारे लगने वाले बल यानी कि गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यही हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है। ठीक है, ये धारा को दिखाए, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी, ये धारा को दिखाएगी, और ये गति यानी कि बल को दिखाएगी। ठीक है, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको क्या लिखा है इसमें। लिखा देखिए, यदि तर्जनी के सामने की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा अंगुली जो है धारा को दिखाए, तो अंगूठा गति की दिशा को प्रदर्शित या अथवा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, आपको ये पढ़ लेना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसका जो आप फार्मूला वगैरह लिखना है तो आप किताब से देख कर लिख लीजिए, मैंने नॉर्मल से बता दिए हैं आपको, इसको कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर, ये क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 आपको 2 से 3 बार कम से कम जरूर लिखना है। इसमें आपका जनित्र या तो भी विद्युत मोटर, इनका सचित्र वर्णन और कार्यविधि और सिद्धांत, ये चीज़ें लिखने के लिए पूछ ली जाएंगी। ठीक है, आपको इनको रट के ही जाना है। ठीक है, इनमें से कोई दो में से कोई एक जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। चित्र मैंने नहीं बनाया है, अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको वो भी दे दूंगा। ठीक है, इनको आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अगले में चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, उत्तम ईंधन। उत्तम ईंधन हम किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन देखो, उत्तम का मतलब क्या होता है, जो सब चीज़ों में अच्छा हो, मतलब वो अच्छे से टिकाऊ हो, कम सस्ता हो। ठीक है, और मतलब कि आसानी से मिलने वाला हो, उसे हम उत्तम ईंधन कहेंगे। ठीक है, लेकिन उसके दहन के बाद जो प्रति एकांक द्रव्यमान है, वो उसमें अधिक ऊष्मा मिले। लेकिन अगर उसे हम जलाएं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऊष्मा मिले। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे कि ये उत्तम हमारा ईंधन है। ठीक है, ये क्या हो, आसान एवं सस्ता हो, आसानी से मिल जा रहा हो और सस्ता भी हो। ठीक है, और उसका जो ऊष्मा जो है, उसमें से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा मिलनी चाहिए, वही हम क्या कहेंगे कि ये उत्तम ईंधन है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको पढ़ के आना है, जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म और सौर ऊर्जा में अंतर क्या है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या है और जीवाश्म और सौर ऊर्जा में अंतर,
इन दोनों में अंतर और आपको जीवाश्म ईंधन इनको अपने आप से पढ़ लेना है, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला है नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण। नवीनीकरण, देख नवीनीकरण का मतलब क्या होता है, जिनको हम बार बार क्या कर सकें, उपयोग कर सकें, जिनको बार बार उपयोग कर सकें उसे हम नवीनीकरण कहते हैं। अनवीनीकरण, जिसको हम केवल एक ही बार उपयोग कर सकें उसे हम अनवीनीकरण कहते हैं। जैसे हमारी जो पवन ऊर्जा है, क्या है, पवन ऊर्जा वगैरह हो गई, जल ऊर्जा हो गई, ये सब क्या है, और सौर ऊर्जा हो गई, ये हमें सब नवीनीकरण है। इनसे हम क्या कर सकते हैं, हर बार इनको का उपयोग कर सकते हैं। अनवीनीकरण में जैसे अगर तेल, पेट्रोल, कोयला ये सब आ गए तो ये क्या होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये अनवीनीकरण है, ठीक है। अगला इसमें पूछ रहा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन। जैसे कि अम्ल, किसी अम्ल का जो जलीय विलयन होता है ये विद्युत का चालन क्यों करता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि कोई अम्ल हो और उसमें अगर आपको लाइट को दें तो उसमें लाइट क्यों चली जाती है। चलिए मैं, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप मान लो पानी है उसमें नमक मिला देते हैं, ठीक है, या नमक या यानी कि उसको उसमें कुछ ऐसा अम्ल मिला देते हैं, तो अगर उसमें आप करंट डालते हैं तो आपको करंट लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो उनमें होता है वो उसमें H+ आयन, ठीक है, H+ हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, जिस कारण से विद्युत प्रवाह होता है, ठीक है, जिस कारण से विद्युत प्रवाह होता है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि क्या पेंसिल को जो निब होती है उसमें करंट आता है कि नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के दीजिएगा, ठीक है। जो पेंसिल होती है उसकी जो आगे की निब होती है उसमें करंट आता है कि नहीं आता है, आपको ये लिख के देना है मुझे, ठीक है। अगला है वो pH अगर कम हो 7 से, pH का मान ज़्यादा हो 7 से और pH बराबर हो 7 के तो क्या होता है, ठीक है। देखिए उत्तर में है अगर pH का मान जो 7 से कम है, ठीक है, 7 से कम है तो क्या होगा, वो अम्लीय होगा, वो विलयन अम्लीय होगा। अगर pH का मान 7 से ज़्यादा है तो वो क्या हो, क्षारीय विलयन होगा। अगर pH का मान जो 7 है, क्या है, pH का मान 7 है तो वो क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक, ये हो गया। अगला है इसमें विरंजक चूर्ण का नाम और रासायनिक नाम क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र और रासायनिक नाम क्या है। तो ये होता है विरंजक चूर्ण का COCl2, COCl2, ठीक है, COCl2। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, समझे। अगला आ रहा है कि जब हम 2NaHCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि Na2CO3 बनता है, तो नंबर उसमें सोडियम कार्बोनेट बनता है और जल, यानी कि जल, ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो अलग होती है, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, और इसमें जब जल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है, क्या बनता है इससे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 1/2H2O, ठीक है। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ठीक है। और इसमें जब हम जल की क्रिया कराते हैं तो इससे जिप्सम बनता है, क्या बनता है, जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू क्या है, इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम का सूत्र, ठीक है। अगला है आघात वर्धनीयता तथा तन्यता। आघात वर्धनीयता तथा तन्यता किसे कहते हैं। तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि जब हम जैसे सोना चांदी है, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, खूब पीटते हैं, पीट के कुछ चादर नुमा बना लेते, कुछ चादर नुमा बना लेते हैं। यानी कि कोई भी जैसे कि ऐसी वस्तु जिनको हम पीट करके कुछ चादर नुमा बना सकते हैं, यानी कि जो जल्दी टूटती ना हो, उनको अगर मारें तो क्या हो जाए, वो चादर की तरह बन जाए, तो उससे हम उस गुण को क्या कहते हैं, उसको गुण को हम आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। जैसे समझ में आ रहा है, आघात मतलब उसमें घात किया जाए, ठीक है, जिसमें मारा जाए, इस तरह मारा जाए तो उससे क्या होगा, फ्लैट प्लेट जैसी बन जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। तन्यता क्या है, तन्यता का मतलब होता है तानना, क्या होता है, तानना, यानी कि खींचना, यानी कि खींचना, ठीक है। जैसे कि हम कोई रबर बैंड है, ठीक है, रबर बैंड है, उसको हम पकड़ के खींचते हैं तो बहुत ज़्यादा खींच जाती है, तो जब बहुत ज़्यादा खींच जाती है तो उस गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम खींच करके खींचें और वो क्या हो, पुनः से अपनी स्थिति में आ जाए,
खींचे और पुनः अपनी स्थिति में आ जाए तो हम क्या कहते हैं, उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, उसके गुण को हम तन्यता का गुण कहते हैं। समझ में आया? उसे हम खींचना तन्यता है। ठीक है, अगला जैसे कह रहे हैं मिफ धातु क्या है। मिफ धातु का मतलब समझ में आ रहा है कि जब से मिली हुई धातु है, क्या मिली हुई, खूब सारी मिली हुई धातु है, धातु हो अधातु हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिफ धातु कहते हैं। यानी भिन्न भिन्न धातुओं एवं अधातुओं का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि हमारे जो कांसा क्या है, कांसा एक तरह का मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु इसलिए कि किसे कार्बन, ये सी यू एवं एफ एन, यानी कि कार्बन, कॉपर और एफ एन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये हो गया मिश्र धातु। अगले देखते हैं, इसमें आपको पढ़ना है डोबरनियर का त्रिक नियम एवं अष्टक नियम। डोबरनियर का त्रिक नियम एवं अष्टक नियम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे पढ़ना है। ठीक है, आपको इसको पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कह रहे हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के गुण। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के गुण, इन सबको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने लिखा नहीं है। मेंडलीव की सारणी को आपको एक बार देखना है, उसमें देखना है कि किस कॉलम या किस उसमें कौन धातु रहते हैं, कौन अधातु रहते हैं, इन सबको आपको पढ़ के आना। उसके गुण धर्म क्या है, उसको कितने कितने खंडों में विभाजित किया गया। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है। तो मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग जैसे जो होता है तो वो किस काम आता है, वृक्क तंत्र ये होता है उत्सर्जन के लिए काम आता है। ठीक है, अगला है लार की भूमिका क्या है। लार हमें किस तरह उपयोगी है हमारे लिए। ठीक है, तो लार में जो होता है इसमें एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, एमिलेस नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, जो मंड को शर्करा में खंडित कर देता है। जो हमारा जो भोजन होता है उसको एक शर्करा में चेंज कर देता है। ठीक है, ये एमिलेस एंजाइम का काम होता है। और लार क्या काम करती है, लार जो हमारे भोजन को गीला बनाए जिससे हमें निगलने में आसानी होती है। ठीक है, अगला है पेट में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है। पेट में भोजन बनाने क्या है, तो आपको फुल डिटेल में आपको लिखना है कि अब मैं नहीं पूरा बता रहा। ठीक है, तो आपको लिखना है उसमें कि क्या करना है। जैसे सूर्य जो होते हैं वो अपनी हरी पत्तियों से क्लोरोफिल लेते हैं और प्रकाश लेते हैं और क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिस वजह से वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी तरह से उनका भोजन का निर्माण बनता है। तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और नीचे जड़ों से वो जल लेते हैं और क्लोरोफिल और प्रकाश, इन दोनों की सहायता में वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यही इनका भोजन होता है, और जो ऑक्सीजन को रिलीज करें जिसे हम लेते हैं। ठीक है, और जल का निर्माण करते हैं। ठीक, ये हो गया पेड़ों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। अगला है वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, इसमें जो होता है नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है, इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें 38 एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 38 अणु रिलीज बनते हैं। ठीक है, इसमें दो अणु बनते हैं। ठीक है, अगला है गंध का पता हमें कैसे चलता है। देखो हमारे नाक में क्या होते हैं, हमारे नाक में जो होते हैं गंध के संवेदनांग होते हैं। क्या होते हैं, गंध के संवेदनांग होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो करते हैं कि संवेदनांग कोशिकाओं से जुड़े रहते हैं, और कोशिका जो होती है वो अग्र मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। अग्र मस्तिष्क ही हमें बताता है कि करंट में क्या चल रहा है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क बताता है। तो गंधकीय संवेदनांग क्या करते हैं, जो गंध का पता लगाते हैं, वो कोशिकाओं को करंट मतलब संवेदना देते हैं कि कुछ इस तरह का आ रहा है। ठीक है, जिसकी सूचना अग्र मस्तिष्क को जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कोई गंध है। ठीक है, ये हो गया। अगला है तंत्रिका कोशिका की संरचना। ये तंत्रिका कोशिका की संरचना आपको बनानी ही है। ठीक है, पढ़ के जाना, जो इस तरह की बनी नहीं है, कुछ इस तरह की बनी है। ठीक है, आप इसको बना के जाना है। ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका। अब लिखा है प्रतिवर्ती एवं अनैच्छिक क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती हैं, देखो जैसे हम क्या करते हैं कि कहीं रास्ते में जा रहे हो, अचानक से सांप आ जाए। ठीक है, तो हम अचानक से हमारा माइंड काम नहीं करता और हम चिटक जाते हैं। ठीक है, वहाँ से दूर भाग जाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया मतलब तुरंत हो जाने वाली क्रिया, जो मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल की जाती है। किससे, मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसमें हमारे अग्र मस्तिष्क का कोई काम नहीं होता है, ये मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक है, ये होती है प्रतिवर्ती क्रिया। तीव्र गति से होने वाली जो क्रिया होती है वो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, और अनिच्छिक क्रिया क्या है, जो बिना इच्छा की होती है वो अनिच्छिक क्रियाएं हैं। अगला है
द्विखंडन तथा बहुखंडन में क्या अंतर है? द्विखंडन एवं बहुखंडन में ये अंतर होता है कि जिसमें एक कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव जो होता है जो दो खंडों में विभक्त हो जाता है, तो उसे हम द्विखंडन कहते हैं। और बहुखंडन में क्या होता है, जैसे बहुत सारी कोशिकाओं में विखंडित हो जाता है, उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा जो होता है, जो द्विखंड का अगर उसको एक काट दिया जाए तो उसके दो अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि दो कोशिका में बदल जाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे मलेरिया परजीवी जो होता है ये बहुखंडी ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अगला लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, मानव में वृषण का क्या काम है? मानव में वृषण का क्या काम है? तो टेस्टिज यानी वृषण बोलो टेस्टिज, तो ये क्या काम करते हैं? तो इसलिए इनका काम होता है, ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करते हैं। ठीक है, ये और ये क्या करते हैं, ये शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। ये हो गया। अगला है मेंडल के प्रयोगों को लिखिए। मेंडल के प्रयोग जो लास्ट पार्ट में आपको पढ़ के जाना ही है। इन्होंने मटर के पेड़ों पे अपना प्रयोग किया था। ठीक है, उनको पढ़ के जाना है। अगला है मानव बच्चे का निर्माण, लिंग का निर्धारण कैसे होता है? यानी कि मानव में जब यानी कि औरत जो होती है जब बच्चे को जन्म दे रही हो तो मतलब उसमें लड़का हो गया लड़की, ये किस तरह निर्धारित होता है, शरीर के अंदर किस तरह निर्धारित होता है? देखो, जो पुरुष होता है क्या होता है? पुरुष होता है। ठीक है, जो देखो जो पुरुष होता है, पुरुष में क्या होता है, इसमें हमारे पुरुष में जो होता है, पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और जो महिलाओं में होता है, महिलाओं में होते हैं वो एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, एक्स। तो देखो जो एक्स होता है ये स्त्रीलिंग को प्रभावित करता है, और जो वाई होता है ये पुरुष लिंग को प्रभावित करता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं एक आपको मेन इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि लड़का या लड़की होना, ठीक है, लड़का या लड़की होना वो केवल पुरुष पर डिपेंड करता है, न कि औरत पर। ठीक है, औरत पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देखो जब लैंगिक जनन हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर एक्स और वाई ये कंबाइन होते हैं हमारा, जैसे इसमें एक्स से और इसका एक्स दोनों मिलते हैं तो एक लड़की का निर्माण होता है, ये जन्म होता है। ठीक है, लड़की का जन्म होता है। अगर इससे यानी कि पुरुष से अगर वाई गुणसूत्र निकलता है और इससे एक्स सूत्र निकलता है तो हमारा एक्स वाई नामक गुणसूत्र बनता है, तो जिससे पुरुष का निर्माण होता है। ठीक है, पुरुष का निर्माण होता है। तो ध्यान देना टोटली डिपेंडेंट होता है पुरुष। ठीक है, पुरुष ही जिम्मेदार होता है कि इससे लड़का हुआ या लड़की हुआ। ठीक है, तो यही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी अदर टॉपिक पे जानकारी चाहिए है और कुछ नहीं आ रहा है तो मुझे प्लीज़ करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो बना दूंगा आपको, क्योंकि आज का ही समय बचा है आपके पास। थैंक यू।